अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था और साथ ही साथ मैंने जो मेमोरी ग्लैंड्स थे वो भी मैंने आपको डिस्कस करके समझा दिया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने जैसे कि पहले बताया भी था कि आपकी जो सिलेबस है उसके अंदर सेपरेटली स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis मेंशन किया हुआ था, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सी एक साइकिल है जो हमें स्टडी करनी है। स्पर्मेटोजेनेसिस नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क। उसके लिए बस आपको एक चीज़ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या है? बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है। जो मैंने उस दिन आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाया था, बस उसी से ही मिलता जुलता, उसी से ही रिलेटेड जो है ना हर चीज़ है। अगर आपने वो वाला लेक्चर बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीटली आपने उसमें से समझा है प्रॉपरली, देन दिस राइट नाउ ये जो टॉपिक है, दिस इज नॉट एनी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, ठीक है। बिल्कुल आसान है। तो स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या किया था? हमने देखा था ये जो है, ये सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या बनाए हैं, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं अभी। ये टेस्टिस हैं, ठीक है। ये मैंने कैसे पढ़ाया था ना आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। तो ये हैं टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर मैंने यहाँ पर ये जो पार्ट है इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी ऐसे लोब्स बनाकर दिखाए थे, ठीक है। जिसको हमने क्या कहा था? लोब्यूल्स कहे थे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर होती है जैसे कि ऑरेंज होती है ना। ऑरेंज को जब आप पील पील ऑफ करते हो तो साइड में से जो हर उसकी पीसेस पीसेस अलग से निकल रही होती है ना, सेम यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे ही होते हैं। और मैंने आपको ये भी साथ साथ बताया था कि 250 इन नंबर ये जो है ना वो होते हैं, ठीक है। 250 होते हैं मेल्स के अंदर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 250 इन द नंबर होते हैं, ठीक है। क्या चीज़? ये लोब्यूल्स, ठीक है। फिर मैंने आपको मैंने बताया कि जो है ना, ये जो लोब्यूल्स हैं, हर लोब्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। फिर मैंने आपको जूम करके इसी ये जो स्ट्रक्चर है, यही जो लोब्यूल है ना, ठीक है, ये जो लोब्यूल है मैंने उसको जूम करके आपको समझाई थी, ठीक है। ये ही लोब्यूल को मैंने जूम करके इधर आपको दिखाई थी कि ये काफी क्या पड़ी हुई है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये वाली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। और यहाँ पर मैंने आपको कुछ सेल्स बताए थे। उन सेल का नाम क्या था? लेडिग सेल्स थे, जिसको हमने इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा था। याद है ना, जहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता था, ठीक है। क्योंकि ये बार बार हॉर्मोन्स को रिपीट करने का मकसद भी यही है कि पेपर में ये जो चैप्टर आता है वो हमेशा एंडोक्राइन सिस्टम से मिलजुल कर आता है, ठीक है। तो आपको हॉर्मोन्स का जो पता होना है ना, नॉलेज हो आपको यहाँ पर लाजमी होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो वो तकरीबन या तो सिर्फ हार्मोन साइड पर कवर करेंगे इस चैप्टर को, या तो फिर जो है ना पाथवे को पूछेंगे कि भाई बताएंगे इसके अंदर ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो कैसे होती है, उसके जो नए सेल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो पहले डैप्लॉइड होगा हेप्लॉइड होगा, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो आप उसी चीज तरीके से जो है ना चीजों को कवर करो, ठीक है। फिर ये जो मैंने आपको बताए थे भाई, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पर एक्ट करता था। और ये वो क्या डेवलप करता है? टेस्टोस्टेरोन डेवलप करता था, ठीक है। आपको ये सारी कहानी अब मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। और फिर वो जो टेस्टोस्टेरोन जो रिलीज होता है, ठीक है, फिर हार्मोनल मैंने आपको बताया था, रेगुलेशन बताई थी। जो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर डेवलप हो जाता है, वो टेस्टोस्टेरोन कहाँ जाता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर मैंने आपको कुछ यूं खोल के समझाया था कि इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि ये वो सेल्स हैं, बहुत बड़े बड़े सेल्स हैं यहाँ पर, और इसका नाम था सटोली सेल्स, जिसको आप नर्व सेल भी कहते हो, ठीक है। यही चीज थी एग्जैक्टली exactly, है ना। तो ये सटोली सेल्स है, नर्व सेल। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्या प्रोवाइड करती है भाई? ये नर्व्स है तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। और मैंने ये भी बताया था कि किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है भाई? ये प्रोवाइड करती है जो नए स्पर्म के जो सेल्स बनेंगे उसको प्रोवाइड करेगी। अब थोड़ा सा रुक जाएं, मैं यहाँ से आपको अभी वही चीज़ थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें क्योंकि आपका जो आज का टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आपका वो टॉपिक यहाँ पर जो कहानी है ना इसकी आसान सी वो कंप्लीट खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो भाई सर्टोली सेल्स में जो है नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स के अंदर न्यूट्रिशन जो है ये प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर सेंटर में कुछ और सेल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे बताया था ना, मैंने कहा था कि यहाँ पर सेंटर में कुछ और सेल्स होते हैं, जिसको मैं अभी पिंक से शो कर दूं, ठीक है। ये सेल्स जो हैं ऐसे, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं सेंटर में सर्टोली सेल के
सेंटर में यहाँ पर स्ट्रक्चर्स होंगी, ठीक है। फिर क्या होगा? अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे ही टेस्टोस्टेरोन यहाँ से लेडिक सेल से बनेगा, प्रोड्यूस होगा, ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ पर आ जाता है? सेंटर में आ जाता है। सेंटर में आ जाता है तो आपको पता है ना, सटोली सेल से एक केमिकल जो है टेस्टोस्टेरोन को पकड़ने के लिए हार्मोन एक सीक्रेट करते हैं, जो कि इसको यहीं पर पकड़ के रखेंगे, और जहाँ से ये जो है, जो है सेल्स हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे? मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। तो आज की सारी हमारी डिस्कशन है इन्हीं सेल्स पर हमारा फोकस रहेगा। इन सेल्स को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। अगर एक है तो स्पर्मेटोगोनियम, अगर बहुत हैं तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। भाई अब हम तो इसी पिक्चर को थोड़ा सा मजीद डिटेल में लेकर चलते हैं, ताकि आपको पूरा ये जो यहाँ पर सीन है समझ में आ जाए कि ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म को कैसे डेवलप करेगा, ठीक है। जो कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ओके, चले। तो जैसे कि मैंने क्या कहा था कि भाई स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया फॉर एग्जांपल मैं इधर इसको बना लेती हूँ वापस से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स, और सेंटर में मैं बना देती हूँ यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पर भी स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पर भी स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पर भी स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब स्पर्मेटोगोनिया, ये एक स्पर्मेटोगोनिया को उठाकर मैं थोड़ा सा आपको इसकी नेचर समझाना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, नेचर क्या है इसकी? भाई ये स्टेम सेल है। क्या, कौन सा सेल है? स्टेम सेल है। स्टेम सेल्स कौन से होते हैं? भाई इन स्टेम सेल वो होते हैं जो कि जो कि अनलिमिटेड, इनके अंदर मतलब ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। अनलिमिटेड होती है, मतलब अब ये जैसे ही प्योबर्टी हिट करेगा, कोई भी मेल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। क्या है? कोई भी मेल है अगर, कोई भी मेल है अगर, ठीक है, जैसे ही वो प्यूबर्टी को हिट करेगा, मतलब कि अगर वो 13 ईयर्स का हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। आजकल तो ये भी काफ़ी छोटी एज से ही स्टार्ट हो रहा है, ये हार्मोन का हार्मोनल इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत जो है छोटी एज से ही आ रहे हैं, लाइक 10 ईयर्स से, 11-12 ईयर्स से अब से प्यूबर्टी बच्चों में आ रही है, ठीक है। तो 13 ईयर्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्यूबर्टी हिट कर रही है, तो अब होता क्या, ये जो स्टेम सेल्स है ना, इसको कौन कौन सी चीज इन्फ्लुएंस करेगी? इसको जो है हार्मोनल, आपको याद हो अगर, मैंने आपको एक पूरी एक चेन पढ़ाई थी कि भाई हाइपोथैलेमस होता है दिमाग से, एक दिमाग का जो एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, वहां से एक हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था, ये हार्मोन कहाँ जाता है? भाई एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी में जाकर क्या करेगा? वहां से को दो हार्मोन रिलीज होंगे, LH और FSH, ठीक है। LH क्या करता है? मैंने बताया था कि ये जो लेडिक सेल्स हैं उसको जाकर नॉक नॉक करेगा, वहां से उसको कहेगा कि भाई आप जल्दी जल्दी से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करो, भाई ठीक है, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हो गया। ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ से ट्यूब्स के थ्रू यहाँ पर आ जाता है स्पर्मेटो, इधर स्पर्मेटो नहीं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इधर सेंटर में, और ये फाइनली जाकर एक्ट करेगा किसको? स्टेम सेल को, जो कि कौन सा है? स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोगोनिया है उसको, स्पर्मेटोगोनिया या गोनियम जो है, इसको जाकर एक्ट करेगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जैसे ही इसको टेस्टोस्टेरोन मिला, ये एक्टिव हो गया, ठीक है। अब ये हो गया एक्टिव, ये स्टेम सेल है। स्टेम सेल्स हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि भाई ये जो है कंटिन्यू माइटोसिस किए जाएगा, ठीक है। ये करता जाता है, माइटोसिस करता है, ठीक है। अब आपको याद है कि भाई जैसे कि हमारे ह्यूमंस के अंदर सारे के सारे सेल्स क्या हैं? वो तो 2n ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग में जो स्पर्मेटोगोनियम होता है ना, वो खुद भी क्या होता है? डायप्लॉइड होता है इन द नंबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई, समझ में आ रही है बात? ये जो फर्स्ट में अभी जो नए नए जो सेल्स बने हैं ना स्पर्मेटोगोनियम, ये सब के सब क्या होंगे? 2n होंगी, ये डायप्लॉइड होते हैं, ठीक है। इसका एक रीजन है, ये जब डायप्लॉइड है तो ये क्या करता है? ये सबसे पहले जो काम करेगा ना, वो क्या करेगा?
ये प्रोड्यूस करेगा, ये से खुद ही खुद को खत्म नहीं कर देगा, ठीक है। ये चाहते, फॉर एग्जांपल, अब ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वहां पर सिर्फ 4 स्पर्मेटोगोनियम है। अब ये 4 भी खुद को ही अगर हैप्लॉइड में चेंज कर लें फॉर एग्जांपल, तो भाई बचेगा क्या इसमें, तो सारे से स्पर्म बन जाएगा। बाकी पीछे कौन से सेल बचेंगे, बनेंगे? जो सेल, हमें तो कुछ सेल्स खुद के लिए पहले प्रोजेनी बढ़ानी है, ठीक है। ये क्या करेंगे, अपनी मल्टीप्लिकेशन पहले खुद करेंगे, फिर उन अपने बच्चों के बच्चों से जो है ना ये हाइप्लॉइड खुद को करेंगे, और फिर वो स्पर्म होंगे। क्योंकि एट अ टाइम जब एक मेल जो है इंटरकोर्स करता है, तो उसमें पता नहीं कितने मिलियन जो है ना, फॉर एग्जांपल 20 to 50 मिलियन के करीब जो स्पर्म्स हैं, जो सेल्स हैं ना, वो रिलीज हो जाएंगे। इतने ज्यादा, अब आप खुद ही सोचो कि इतने के लिए बनने के लिए भी तो सेल्स भी तो चाहिए ना, ठीक है। तो बात ये है कि भाई फॉर एग्जांपल ये एक हमने अभी उठाकर इसको देखा है कि भाई ये तो 2n है, ये तो डैप्लॉइड है, ठीक है। अब मेरी यहाँ पर बात गौर से सुनिए, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये करेगा कि ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो स्पर्मेटोगोनियम ये क्या करेगा, माइटोसिस परफॉर्म करेगा, ठीक है। क्या करेगा, माइटोसिस परफॉर्म करेगा। जब माइटोसिस होता है, तो एक सेल से कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, 2 बनेंगे, राइट। ऐसा ही है ना, मैं इसको इधर इसी से ही मेंशन कर देती हूँ। कितने बनेंगे, ग्रीन से बना देते हैं इसको ताकि आपको भी समझ में आता जाए, ठीक है। तो कितने बनेंगे भाई, इसमें तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, एक से कितने, 2, ठीक है। एक स्पर्मेटोगोनिया ने क्या बनाए हैं, 2 बनाए हैं, सेल्स बनाए हैं, ठीक है। तो मैं, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि माइटोसिस जब भी परफॉर्म होती है, माइटोसिस में क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होते हैं, नहीं होते ना। तो वो जितने माइटोसिस के पेरेंट, जैसे ही जो पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं, उतने ही क्रोमोसोम नंबर उसके डॉटर सेल्स में होते हैं, ये तो सबको पता है, ऐसा ही बात है। तो भाई यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये जो फर्स्ट टाइम जिसने अभी अपनी प्रोजेनी बढ़ाना स्टार्ट किए, तो उसके कितने होंगे, वो भी 2n ही होंगे, वो भी 2n ही होंगे, क्योंकि पेरेंट भी 2n है, यहाँ पर भी 2n है, यहाँ पर भी 2n है। तो यहाँ पर कौन सा परफॉर्म हुआ अभी स्टेप, तो इसको हम कहते हैं माइटोसिस परफॉर्म हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ बनी है, ये जो अभी चीज़, जो ये जो डॉटर जो सेल्स बने हैं, जो अभी छोटे छोटे अभी, जो मैं जो यहाँ से जो अभी बने हैं ना, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं, प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। समझ में आ रही है, फर्स्ट स्टेप समझ में आया, क्या समझा भाई, एक ये सेल है, ठीक है, एक स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, ये क्या करेगा, एक स्पर्मेटोगोनियम क्या करेगा, ये खुद में माइटोसिस करेगा, क्योंकि वो चाह रहा है कि भाई मैं खुद क्यों कंज्यूम हो जाऊं, मैं खुद क्यों मायोसिस करूं, मैं अपने बच्चों को पैदा करूंगा, वो लोग मायोसिस करेंगे। तो ठीक है भाई, हमने एक सेल से माइटोसिस हुई है, तो एक से कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। अब जो 2 नए पैदा होंगे उनका नाम हमने रखा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हमने उसे प्यार से बुलाएंगे, ठीक है। तो ये प्यार से, जो फर्स्ट टाइम बच्चे जो घर में पैदा होते हैं उनको हम प्यार बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो यहाँ पर पी फॉर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आप कह दें, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो क्या होता है, फिर यहाँ पर अगेन एक स्टेप होता है, वो क्या होता है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पर ये चाह रहे कि नहीं, क्योंकि भाई इसका तो था ही, ये जो स्पर्मेटोगोनियम था मेजर जो हमारा सेल था, वो उसका तो काम यही था कि भाई आगे चलकर उसके बच्चे मायोसिस करेंगे, तो बच्चे तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गए, है ना। तो अब क्या याद रखना है, अब यहाँ पर होने वाली है मायोसिस। अब एक बात आपको यहाँ पर एक याद रखनी है, ठीक है, कौन सी बात है वो ये कि भाई यहाँ पे जब मायोसिस होगी, ठीक है, जब मायोसिस होगी, तो क्या बनेगा यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये वाला एक सेल है, ये मायोसिस करने लगा है, ठीक है, ये मायोसिस करेगा। जब मायोसिस होगी, तो एक से कितने बनेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, पहले तो आप मुझे ये बताएं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, हाफ हो जाएंगे, है ना। मायोसिस का रूल क्या होता है, मायोसिस का काम ये होता है कि भाई वो क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देगा। अगर इसके अंदर, ये डायप्लॉइड है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो जब वो डॉटर सेल बनाएगा, हर एक के पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे। और सेम इधर भी ऐसा ही होगा, क्या होगा, इधर भी ऐसे ही होगा, 23 क्रोमोसोम बनेंगे, इसमें से भी
हाफ हो जाएंगी, इधर भी हाफ हो जाएंगे। तो भाई इनको अगर मैं मेंशन करूं तो कैसे मेंशन करूं? कुछ यूं, ठीक है, ऐसे। यहाँ पर कौन सा स्टेप परफॉर्म हुआ है? यहाँ पर मायोसिस हुई है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए? हाफ हो गए। अब जब मायोसिस जब कंप्लीट होती है, तो आपको पता है ना वो क्या होता है उसके अंदर। जब मायोसिस वन कंप्लीट होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर 23, यहाँ पर 23, यहाँ पर भी 23, यहाँ पर भी 23, क्योंकि ये दोनों, इस सेल ने, ये डायप्लॉइड था, इसने भी दो इससे बने हैं डॉटर सेल, ये भी डायप्लॉइड है, इसमें से भी दो हैप्लॉइड सेल बन गए हैं। तो एन मेंशन कर दूं, ठीक है। अब मायोसिस कौन सा स्टेप हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर हुआ है मायोसिस वन हुई है। अच्छा, अब दूसरी बात, मायोसिस साइकिल को, जब मायोसिस की जो साइकिल होती है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको ये करना पड़ता है, तो सबसे पहले तो वो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो हाफ कर देती है। हाफ करने के बाद इसके अंदर एक और स्टेप आता है, मायोसिस टू होती है। मायोसिस टू जो है ना वो एग्जैक्ट माइटोसिस की तरह होती है। जैसे माइटोसिस होता है ना, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते, पर वो एक सेल से दो बच्चे बना देती है। तो इधर भी यही होगा, ठीक है, इधर भी क्या होगा? यही होगा। तो भाई अब चलें इसको कर लेते हैं मजीद। अब ये एन है, तो इसके अंदर जब माइटोसिस टू परफॉर्म होगी, मायोसिस टू परफॉर्म होगी, ठीक है। जब मायोसिस टू होगी तो जो इसके एक में से जो बाकी के जो सेल बनेंगे, हर एक के बाकी के जो सेल होंगे उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? सेम होंगे। सेम कैसे? कि ये जब इसके अंदर मायोसिस टू हुई, तब ये क्या थे, इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 थे। तो भाई बच्चों के पास भी तो नंबर 23 जाएंगे ना। मायोसिस टू के अंदर हाफ थोड़ी होते हैं, सेम ही रहते हैं, ठीक है। क्योंकि तभी तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल माइटोसिस जैसी साइकिल है। समझ में आ गई ये स्ट्रक्चर? समझ में आ गई ये जो जो पूरी मैंने अभी जो चेन समझाई है ना, आप गौर से फिर से इसको सुनो। सबसे पहले मैंने क्या बताया? मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि भाई ये तो स्पर्मेटोगोनियम है, इसको टेस्टोस्टेरोन मिला है, अब ये मेच्योर होना चाह रहे हैं, तो भाई मेच्योर तो होंगे। स्पर्म बढ़ेंगे कैसे? नंबर बढ़ाने, नंबर तभी बढ़ेंगे जब माइटोसिस होगी उनके अंदर। तो ठीक है भाई, स्टेम सेल को सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम को हमने माइटोसिस की के फेज से गुजारा है। जब माइटोसिस हुई तो एक सेल से कितने सेल बनेंगे? दो सेल बनेंगे, ठीक है। यहाँ यहाँ तक कन्फर्म? अब गौर से सुनना, ये डायप्लॉइड है तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज नहीं आती। जो अगर मेरे पास एक क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ब्लू क्रोमोसोम है, ठीक है, मैं नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, चलो 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 नंबर की बात करते हैं। मेरे पास अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम वन है, तो जो मेरा बाकी के जो सेल बनेगा माइटोसिस के अंदर, उसके पास भी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वन ही रहेगा ना, चेंज तो नहीं होगा, ठीक है। तो इधर भी क्या है, स्पर्मेटोगोनियम का जो ओरिजिनल पेरेंट्स का जो सेल है वो डैप्लॉइड है। तो यहाँ पर माइटोसिस हुई है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक से दो सेल बने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में सेम ही है, डैप्लॉइड है, ये भी डैप्लॉइड ही है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से मुझे गैमेट बनाना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का जब प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन के टाइम मुझे तो हैप्लॉइड चाहिए ना। अब ये मैं डैप्लॉइड रखकर क्या करूंगी? फिर तो फर्टिलाइज होगा ही नहीं, और ओवम के साथ, एक के साथ ही नहीं मिलेगा तो फायदा क्या, ठीक है। तो अब भाई इसको हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो भाई अब ये जो आप बने हो ना, ये आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो। स्पर्मेटोसाइट मतलब स्पर्म के सेल्स हैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हमेशा क्या होते हैं? डायप्लॉइड ही होते हैं। हमने क्या किया, डायप्लॉइड को हाफ करने के लिए यहाँ पर हमने फर्स्ट जो मायोसिस का स्टेज है वो कंप्लीट करवाया। जब मायोसिस हुई तो हर एक ने यहाँ पर दो सेल्स बनाए तो हैं, पर वो हमेशा क्या होंगे? वो हैप्लॉइड रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ तक क्या हो गया? हाफ हो गया, जो कि मायोसिस की रूल है, ठीक है। मायोसिस का रूल है ना कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ करना है। तो भाई यहाँ पर टू एन थे, तो मतलब 46 क्रोमोसोम थे, 46 से ये हाफ हो गए। अब दो क्रोमोसोम ये भी आपके क्या हो गए? हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, और इसके भी दो जो बने वो भी क्या है? हैप्लॉइड हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या करवाया, अब मैं हमें, क्योंकि मायोसिस आधी अधूरी तो हम नहीं छोड़ेंगे, मायोसिस का दूसरा पार्ट होता है मायोसिस टू होती है। मायोसिस टू में ये सीन होता है कि भाई बिल्कुल सेम टू सेम किसके जैसी होती है? माइटोसिस की तरह होती है। उसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम नंबर वो चेंज नहीं होते, पर वो उतने ही कॉपी होते हैं जितने मायोसिस वन में आपको मिले थे। तो मायोसिस वन में आपको 23 मिले थे, हैप्लॉइड था, तो मायोसिस टू सिर्फ उसको डबल करेगा। डबल मतलब
मतलब कि सिर्फ उसको डबल इन द क्वांटिटी क्वांटिटी में बढ़ाएगा, बाकी क्रोमोसोम नंबर का काम इसका नहीं है जैसे माइटोसिस में होता है। तो भाई इसने क्या किया, इसको हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, 1 से 2, यहाँ पर भी 1 से 2 बने सेल, एक से यहाँ पर भी 1 से 2 सेल बने, यहाँ से भी 1 से 2 सेल बने। बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, यहाँ पर भी हैप्लॉइड थे, तो यहाँ पर जो नए सेल बने हैं वो सारे के सारे क्या है, हैप्लॉइड रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरी जो चेन है ये समझ में आई है या नहीं आई? ठीक है। अच्छा, अब मेरी दूसरी बात सुनो। जब ये पहले बच्चे पैदा हुए थे, जो पहले जो सेल पैदा हुए थे स्पर्मेटोगोनियम के जो पहले सेल थे, उसको हमने क्या नाम दिया था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा था। ठीक है। तो भाई ये जो नेक्स्ट आपके जो हैप्लॉइड फर्स्ट हैप्लॉइड सेल बनेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसका नाम है सेकेंडरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, मैंने क्या बताया? जो स्पर्मेटोगोनियम है, जो फर्स्ट उसके जो सेल बनते हैं जो कि डायप्लॉइड होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होंगे, जो उसके बाद जो फर्स्ट फर्स्ट हैप्लॉइड सेल होते हैं उसका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। काइंडली पेपर के लिए ये मत भूलिएगा, पेपर में से ही पूछा जाता है कि भाई डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होते हैं, डायप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, या क्या होता है, वो ऐसे कहकर पूछ लेते हैं। अब आपको उस टाइम भूलना नहीं है, ये चेन नहीं भूलनी कि भाई स्पर्मेटोगोनियम की जो है वो कैसे होती है परफॉर्म। तो भाई स्पर्मेटोगोनियम के अंदर ऐसे ही स्ट्रक्चर, ऐसे ही चेन बनकर आती है। जो फर्स्ट स्पर्मेटोगोनियम वो खुद डायप्लॉइड होता है, जो सबसे पहला डायप्लॉइड बनता है उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। जो फर्स्ट हैप्लॉइड बनेगा मायोसिस के साइकिल में उसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये प्राइमरी डायप्लॉइड होगा और सेकेंडरी हमेशा हैप्लॉइड होगा। यहाँ तक क्लियर, इसमें अभी कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। ठीक है। अच्छा, ये जो फाइनली ये जो छोटे छोटे अभी हमने बहुत सारे हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पर जो बने हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स कहते हैं। स्पर्मेटिड्स कहते हैं। ये स्पर्मेटिड आगे चलकर क्या बनाने वाला है, स्पर्म बनाने वाला है। ठीक है। अब मैं सिर्फ अगर एक ही सेल को इसको उठा लूं, इसको उठा लूं, ये जो है ना, ये जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये हैप्लॉइड है खुद पूरा। ठीक है, मैं अगर इसको उठा लूँ, अब इसके आगे की मैं जर्नी बताऊं, ठीक है, बाकी तो सबके लिए तो सेम ही होगी, अब मैं सिर्फ एक ही सेल की जर्नी जर्नी बताऊंगी, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, अब गौर से सुनना है बस। ठीक है, चलें, ये थोड़ा सा मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अच्छा, तो अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये जो हमने स्पर्मेटेड बनाया है ना, छोटा सा जो मैं स्पर्मेटेड मैंने अभी यहाँ पर बनाया है, ठीक है, ये स्पर्मेटेड है। और इसके अब बताना जरा, इसका क्रोमोसोम नंबर क्या था स्पर्मेटिड्स का, इसका क्रोमोसोम नंबर था एन, हैप्लॉइड है ये। ठीक है ना, ये स्पर्मेटेड है, यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं इसको, स्पर्मेटेड। अब सवाल क्या है, गौर से सुनना। सवाल ये है कि ये है एक छोटू सा हैप्लॉइड सा सेल, हैप्लॉइड सा स्पर्मेटेड, ये किस तरह से खुद को कन्वर्ट करेगा, किस तरह से खुद को कन्वर्ट करेगा। ये जो एक हमारा अच्छा खासा स्पर्म होता है, ये खुद को टेल कहाँ से लाएगा, ये इस स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट होगा, ये सवाल है। और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो टेल वाला स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। जिसके पास वो स्पर्म जिसके पास टेल होती है, मतलब ये मोटाइल है। ठीक है, ये मोटाइल है, जबकि ये जो है ना स्पर्मेटिव, ये भी मोटाइल नहीं है, सॉरी, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। ठीक है, ये मोटाइल नहीं है और ये मोटाइल है। अब ये क्या जर्नी है कि ये बेचारा एक छोटू सा उदास सा स्पर्मेटेड, ये खुश खुश जो है ना, अब ये मोटाइल स्पर्म की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें ये क्या चेंजेस आएंगी। तो भाई सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस को, जब ये जो स्पर्मेटेड है जो कि नॉन मोटाइल स्पर्म मोटाइल सेल की तरफ बढ़ जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, कन्फर्म
कंफ्यूजन आपको नहीं क्रिएट करनी। ये देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये स्पर्मियोजेनेसिस है। ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं जब नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड हैप्लॉइड है, जो कि आगे चलकर स्पर्मेटोजोआ, जो कि मोटाइल, जो फर्टिलाइजेशन के काबिल, जो कि मैच्योर इनफ है, ठीक है, मैच्योर है, ये उसमें कन्वर्ट होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस पूरे स्पर्मेटिड तक की जो है ना, मतलब शुरू से लेकर, शुरू से, बिल्कुल शुरू से, जैसे मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया वहां से लेकर स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्मेटोजोआ तक की जर्नी को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? और स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं जब स्पर्मेटेड को जो है ना वो कन्वर्ट होगा स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब होता क्या है अब गौर से, बस एक लास्ट दो तीन चीजें बस वो गौर से सुनिए। होता क्या है कि ये जो मैंने आपको एक बात बताई थी ना, वो सर्टोली सेल्स की, अब हम वापस सर्टोली सेल में आ जाते हैं। ठीक है, सर्टोली सेल्स में आ जाते हैं इधर, क्योंकि ये बड़े भी वहीं पर ही हुए हैं, ये सेल्स स्पर्म वहीं पर बड़े हुए हैं, तो भाई अब काम उसका उधर ही होगा ना, इधर क्या करेगा? ठीक है, तो भाई ये स्पर्म है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कलर कर देती हूँ। ठीक है, ये एक स्पर्म है। अच्छा, अब ये सर्टोली सेल मैंने बताया था कि ये कौन से सेल्स होते हैं, नाइट्रस, क्या क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, नाइट्रस लिख रही थी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ये सर्टोली सेल्स, तभी आपने उसको नर सेल कहा था। तो भाई जैसे जैसे अब वक्त गुजरता है, ठीक है, ये स्पर्मेटेड यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, मतलब यहाँ से मूव कर करके यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। किधर मूव कर रही है? वैसे तो मैंने यहाँ पर बताए थे ना, स्पर्मेटोगोनियम बताए थे मैंने। अब ये स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ हो गए, तो ये अटैच किसके साथ अटैच हो जाते हैं? सटोली सेल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, ऐसे। ठीक है, अटैच हो जाते हैं। अब होता क्या है, गौर से बस सुनना। ठीक है, ये बहुत सारे सेल्स स्पर्म्स हैं जो कि यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गए, बहुत सारे सेल्स हैं। अब होता क्या है कि ये इधर से अपना, ये फॉर एग्जांपल हेड है इसका, जो कि ये हेड है ना स्पर्म का, ये हेड है फॉर एग्जांपल, ये हेड एम्बेडेड होता है। ये एम्बेडेड कहाँ पर होता है? एम्बेडेड हेड इन सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स के अंदर अपना जो सर है ना वो गाड़ देते हैं। ठीक है, अब यही यहीं से ही न्यूट्रिशन हासिल करते रहेंगे, हासिल करते रहेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी टेल डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? ये हेड हेड उसका सर्टोली सेल में धंसा हुआ है, और वहां से टेल बनना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये टेल बनना स्टार्ट हो गई है। तो भाई अब होता क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं, ये वाले, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता स्पर्म बन बन रहे हैं, मतलब पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये थोड़ा सा अब बड़े होने लगे हैं और ये मोटाइल होने जा रहे हैं। ठीक है ना? अब सीन क्या होता है, अब ये एक लास्ट स्टेप है, गौर से बस लास्ट सुनना। ठीक है, अब ये जैसे फाइनली मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, अब ये मैच्योर होंगे, सारी जिंदगी इस सटोरी सेल में तो नहीं गुजारेंगे ना। ठीक है ना, सटोली सेल में सारी जिंदगी इनको नहीं गुजारनी थी। ठीक है, ये सेटोली सेल थी, इधर उनको सारी जिंदगी तो नहीं गुजारनी थी, तो अब ये स्पर्म यहाँ से खुद को क्या करेगा, यहाँ से अपनी खुद को अपने स्ट्रेच करेगा, और अपना जो सर है ना, ये सटोली सेल से निकाल देगा। जब निकाल देगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पर्मेशन, कहते हैं इस प्रोसेस को स्पर्मेशन, स्पर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को व्हेन स्पर्म्स कम आउट फ्रॉम द सटोली सेल्स, कहाँ पर आ जाते हैं? व्हेन sperm comes out from सर्टोली सेल्स, और फिर कहाँ पर जमा हो जाएंगे? यहाँ सेंटर में। ये ल्यूमेन होता है, जो खाली कैविटी जो जगह बची होती है, ये ल्यूमेन है, यहाँ पर खुद को फिक्स कर लेता है। ठीक है, फाइनली अब आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेंगे? मूव करेंगे, और मूव करेंगे, आपको पता है मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था, सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस, और ये जो है फिर ये आहिस्ता आहिस्ता से रेटी टेस्टिस से मूव करेंगे, फिर वो फाइनली जाकर इपीडेडमस, जो मैंने बताया था, इपीडेडाइमस में जाकर बैठ जाएंगे, और वहां पर ये मैच्योर होंगे। मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है ना, वो 2.5 मंथ का होता है। ठीक है, कितना होता है? 2.5 मंथ का मैच्योर होंगे, एंड फाइनली जब ये मेल मैच्योर हो जाएगा, इंटरकोर्स करेगा,
एजैकुलेशन होगी, तो फाइनली ये स्पर्म जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पाथवे जो कि मैं फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके आ गई हूँ वहां से गुजर कर ये पास आउट हो जाएगा। तो यहाँ तक स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ गई? बस इतना बोलो। स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ गई? जो भी मैंने स्ट्रक्चर अभी समझाए हैं, सेल कैसे डेवलप होंगे, एक इतना छोटू से सेल है वो तेल उसमें कैसे डेवलप होगी, तो वो तेल खा पी कर एनर्जी ले लेकर सेटोली सेल से न्यूट्रिशन हासिल कर करके खुद को ग्रो कर रहा है, और ये सेल की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, टेल की फॉर्म में आ जाता है, और ये टेल जो है ना यही फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। अब मेरी बात सुने, अब स्पर्म का स्ट्रक्चर बता देती हूँ, बस वो फाइनल है इसके अंदर, और फिर मैं आपको सम अप करके पूरी कहानी समराइज कर देती हूँ। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर जो है इसका कैसे होता है, यूं स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसको। ठीक है भाई, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है कि ये थोड़ा सा कॉनिकल शेप में होता है। ठीक है, स्पर्म का स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्लोज व्यू में। ठीक है, ये कॉनिकल सा इसका स्ट्रक्चर होता है, तीन हिस्से होते हैं। ठीक है, एंड फाइनली जो पार्ट है वो है इसका टेल। और ये टेल भी रोटेशन इसकी यूं यूं होती है, ऐसे ऐसे, जिसे हेलीकॉप्टर के ये जो होते हैं ना, क्या कहते हैं इसके, विंग्स होते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, वो ऐसे घूमता है ना, फैन जो होता है उसका, बिल्कुल वैसी इसकी मूवमेंट होती है, ये मूव करता है। अब ये मूव करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए होती है, तो ऑब्वियसली आप खुद ही सोचोगे इसमें एनर्जी वाला कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब गौर से सुनते जाओ जल्दी जल्दी से, थोड़ा सा इसको ये यहाँ पर सेंटर में बहुत सारे हॉर्मोन्स और एंजाइम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, एंजाइम्स पड़े हैं, इसको इसका नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, वो पड़े हुए हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है हेड, ये हेड है, ये नेक है। ठीक है, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के क्या पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्या पड़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हैं जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एटीपी प्रोवाइड करेंगे, और ये इसका टेल है जो कि फ्लैजिला की तरह काम करता है। यहाँ पर बहुत सारे सेंट्रियोल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, और ये सेंट्रियोल से ही ये टेल क्या हुई है, ड्राइव हुई है, सेंट्रियोल का ही एक थ्रेड है जो कि बना रहा है। ठीक है, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, और इसको जो है ना एक्रोसोम भी कहा जाता है, हेड को एक्रोसोम भी कहा जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका। लेट मी डिस्कस फर्दर। तो यहाँ तक आपको ये जो है स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ अभी इसमें रहती है, वो क्या है, इसके पास एक न्यूक्लियस भी होता है यहाँ पर। ठीक है, और न्यूक्लियस ज़रूरी है, न्यूक्लियस ज़रूरी है। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी फर्टिलाइजेशन होती है ना, जब भी फॉर एग्जाम्पल ये एग है, ये खुद भी हैप्लॉइड है। ठीक है, और ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, ये इसकी टेल है। ठीक है, अब ये स्पर्म है, इस स्पर्म जब भी फर्टिलाइज करता है ना, तो इसकी जो हेड है ना, ये जो इसका हेड है, हेड वाला जो पोर्शन, वो फीमेल के एग के अंदर चला जाता है। ठीक है, ऐसे ये फीमेल के एग के अंदर चला जाता है, और ये जो टेल है ना, ये टेल बाहर रह जाती है, मतलब इतना हिस्सा यहाँ तक, ये हिस्सा यहाँ तक क्या है, बाहर रह जाता है फीमेल की बॉडी के, और फीमेल के एग के बाहर, फीमेल के एग के बाहर होता है ये पार्ट। तब मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पर ये जो मेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना,
ये कभी भी एक हमेशा एक क्वेश्चन आता है पेपर में, वो पूछते हैं अक्सर कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, हर इसके अंदर, हर बेबी के अंदर, जो हम में भी, आप सब में भी, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आता है? वो कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनल है जो कि फादर से ड्राइव नहीं होता, वो फादर नहीं डोनेट करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो तो टेल में होता है, और टेल अक्सर एग के, जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो वो टेल बाहर रह जाती है, मतलब ये जो पूरा पार्ट है वो बाहर रह जाती है। तो भाई जो मेल के अंदर जो एटीपी बनाता है ना स्पर्म के अंदर, वो बस उस तक, तब तक ही उसके काम आती हैं जब तक स्पर्म की मूवमेंट है, ठीक है। तो अभी तक हमारी बॉडीज में जिसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया फीमेल देती है, मतलब मदर देती है, ठीक है। फीमेल देती है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो अभी मेल से तो डोनेट हुआ ही नहीं है। जब फर्टिलाइजेशन हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनल है वो आया ही नहीं है। बाकी न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस आपका जो है इधर आ जाएगा, क्योंकि उसके पास जेनेटिक मटेरियल है पूरा का पूरा। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो फ्यूजन होगी गैमेट्स की। सारी इंफॉर्मेशन जो फीमेल की, जो मदर की इंफॉर्मेशन है, जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन, वो भी आपको मिल जाएगी, जो फादर की है वो भी मिल जाएगी। तो यहाँ तक एक चीज समझ में आ गई कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा वाहिद ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ फीमेल मदर प्रोवाइड करती है अपनी प्रोजेनी में। कभी भी फादर की तरफ से माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल नहीं आया बॉडी में, ठीक है। अंडरस्टूड है यहाँ तक? चलिए हम स्पर्मेटोजेनेसिस की एक डायग्राम देख लेते हैं, ताकि आपको डायग्रामेटिकली पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए कि हमने क्या डिस्कस किया है आज। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनको खोल के दिखाया है यहाँ पर। ये छोटे छोटे से सेल्स हैं जो कि मैंने अभी बनाने सिखाए। यू कैन सी हियर, ये स्पर्मेटोगोनियम है, सबसे पहले जो सेल्स आपने बनाए थे, ठीक है। यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हुई है, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हुई है, नए सेल्स बने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट स्पर्मेटोगोनियम। यहाँ पर ये थोड़े से मेच्योर होते हैं, मतलब पूरा माइटोसिस हो रही है, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन हुई है, तो एक से कितने सेल बने यहाँ पर? दो सेल बने हैं, ठीक है। एक से कितने बने हैं यहाँ पर? एक से दो सेल बने हैं यहाँ। तो भाई एक से दो हैं, ये डायप्लॉइड है, नजर आ रहे हैं ना, दो क्रोमोसोम के सेट हैं, ठीक है। यहाँ तक ये डायप्लॉइड है। कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? स्पर्मेटोगोनियम में माइटोटिक डिवीजन हुई है, डॉटर सेल्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं, ये वाले, ये एक को ही उठाकर उन्होंने क्या बनाया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मैंने बताया था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमेशा क्या था? 2n ही होगा, डायप्लॉइड है। अब क्या होता है? मायोटिक डिवीजन होगी। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाने का टाइम आ गया, तो इन्होंने क्या किया? एक ही सेल को उठाकर उसको डिवाइड किया। जब डिवाइड किया, जब मायोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, देखिए ये 2n है, तो ये क्या हो गया? अब n हो गया, मतलब एक एक पड़ा हुआ है सेट क्रोमोसोम का, हाफ हो गए, हैप्लॉइड हो गए। फिर इन्होंने जब मजीद मायोटिक डिवीजन हुई, मायोटिक टू हुई, जब मायोसिस टू होती है, तो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वैसे ही रहते हैं जो कि पेरेंट। तो इनके अंदर जो पेरेंट था वो खुद ही हैप्लॉइड था, तो इनके अंदर सारी प्रोजेनी क्या है? वो हैप्लॉइड हो गई, ठीक है ना। ये हैप्लॉइड हैं सारे। तो अब जो स्पर्म है, जो मैच्योर स्पर्म होगा, उसके पास वो क्या है? एक ही सेट पड़ा है, तो इट मीन्स कि सबके पास एन है। तो इसमें इसको हम क्या कहते हैं? ये जो छोटे छोटे पीसीज है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड कहते हैं। यही मैंने बताया था ना, स्पर्मेटिड है। और ये स्पर्मेटिड, ये मैंने आपको बताया था कि ये मुख्तलिफ सेल्स के अंदर सर उनका गड़ा हुआ होता है। तो ये सर्टोली सेल्स आ गई, ये सर्टोली सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है। ये सर्टोली सेल, ये हेड है स्पर्म का, एक्रोसोम कहा जाता है। ये येलो येलो पोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये स्पर्म का हेड है जो कि सर्टोली सेल में, ये जो येलो पोर्शन नजर आ रहे हैं, ये सर्टोली सेल है। यहाँ से वो एनर्जी, न्यूट्रिशन जो है ना, वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। और ये ल्यूमेन है, सेंटर जो पार्ट होता है, ये ल्यूमेन है। यहाँ से स्पर्म जमा हो जाते हैं, और ये फाइनली जमा होकर रेटी टेस्टस, ये ट्यूबल्स, और फाइनली ये जाकर एपिडाइडमस में जाकर स्टोर हो जाते हैं। अब यहाँ तक वो मैच्योर भी इधर ही एपिडाइडमस में होंगे। और पूरा का पूरा प्रोसेस, अगर एजैकुलेशन मेल के अंदर नहीं हो रही, स्पर्म पास नहीं होंगे, तभी भी ये मरेंगे भी इधर ही। इनका डेड बॉडी का जो सीन है ना, वो भी डेथ भी इनकी इधर ही होगी, जिए जीना मरना इधर ही है, एपिडिडमस में, ठीक है। उसके बाद अगर इजैकुलेशन हो रही है, तो आपको पता है कि ये फिर यहाँ से सेमिनल वेसिकल जो होती है, यहाँ से उसके थ्रू वेस्ट रेफरेंस जो है उसके थ्रू, ये वेस्ट डेफरेंस जो है उसके थ्रू ये मूव करता है बाहर की तरफ बॉडी में, ठीक है।
तो ये पूरा प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो नेक्स्ट मैं भेजूंगी वो है लेक्चर आपका oogenesis पर, ठीक है। तो दैट्स इट।